पेपर कोड था। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन शीत युद्ध की प्रकृति को उसके सही रूप में प्रस्तुत करता है? शीत युद्ध अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य की वो स्थिति जो 1945 में औपचारिक रूप से स्टार्ट मानी जाती है, 1991 में औपचारिक रूप से जिसका समापन होता है। सोवियत संघ का विघटन हो गया, शीत युद्ध समाप्त हो गया, विश्व द्विगुटीय या द्विध्रुवीय से एक गुटीय या एक ध्रुवीय बन गया था। फिर 2000 के बाद तो बहुध्रुवीयता के संकेत उसमें दिखाई देने लगे और एक ऐसा दौर था जहां आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर दोनों ही जो राष्ट्र थे वो विभिन्न प्रकार के राष्ट्रों में अपनी विचारधारा, अपनी नीतियों, अपनी घोषणाओं, अपने कार्यक्रमों का प्रसार कर रहे थे। सैनिक जो है संधियां कर रहे थे, सैनिक गुटों का निर्माण कर रहे थे, नाटो, सीटो, सेंटो, वार्सा पैक्ट या विभिन्न प्रकार के आर्थिक सहायता के प्रोग्राम दिए जा रहे थे, चाहे वो ट्रूमैन सिद्धांत हो, चाहे मार्शल योजना हो, या विभिन्न प्रकार के राष्ट्रों को जो है आर्थिक सहायता पृथक पृथक रूप से दी जा रही थी। पूर्वी यूरोप जो था वो सोवियत संघ के प्रभाव क्षेत्र में आ चुका था, पश्चिमी यूरोप जो है वो अमेरिका के साथ दिखाई दिया और एक बड़ा संघर्ष इस दौर में दिखाई दिया जो सीमाओं पर सशस्त्र संघर्ष जैसा नहीं था। युद्धों का घोषणा इसमें नहीं की जाती थी, लेकिन अन्य उपाय जैसे कि जासूसी है, रणनीतिक प्रतिस्पर्धा है, परमाणु हथियारों का परीक्षण करना है, या किसी प्रकार से सैनिक संगठनों का निर्माण करना है, या अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में अपनी बात को प्रभावी तरीके से रखना है, अपने गुटीय शक्ति में विस्तार करना है, ऐसे तमाम प्रकार के उपाय इस दौर में देखे जाते थे। इस वजह से इसको शीत युद्ध कहा गया। तो शीत युद्ध मूल रूप से एक वैचारिक प्रतिस्पर्धा है। दो भीमकाय, महाकाय जो राष्ट्र हैं जिन्होंने महाशक्तियों का दर्जा प्राप्त किया आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, क्योंकि यूरोप का जो शक्ति संतुलन था वो परिवर्तित हो गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, और जो परंपरागत महाशक्तियां थी वो द्वितीय दर्जे की शक्तियां उस समय रह गई, चाहे वो ब्रिटेन था या फ्रांस था, और दो नई शक्तियों ने उस शक्ति शून्यता को भरने का काम किया जो संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के रूप में आए। कालांतर में साम्यवादी चीन 1949 में आता है और लगभग 20 वर्षों के अंदर वो भी अपनी शक्ति बढ़ाकर 1970 के दशक से इस महाशक्ति का बड़ा दर्जा प्राप्त करता है। और जब शीत युद्ध को हम सेकंड चरण में देखते हैं वहां पर चीन भी एक बहुत महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में दिखाई देता है। इसके अलावा एक दुनिया अलग एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के रूप में इस पूरे शीत युद्ध में दिखाई देती है, जिसे तीसरा विश्व हम लोग बोलते हैं। तीसरा गुट नहीं बोलते हैं क्योंकि ये किसी गुट का नाम नहीं था, एक आंदोलन था, निर्गुट आंदोलन, गुटनिरपेक्ष आंदोलन, जिसमें भारत की बहुत बड़ी प्रभावी भूमिका रही। और इस निर्गुट आंदोलन का उद्देश्य यही था कि एक स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखा जाए और राष्ट्रों की जो गुटीय प्रतिस्पर्धा उससे बचा जाए, राष्ट्रों को हथियारों के निर्माण की तुलना में लोक कल्याण के उपायों की ओर प्रेरित किया जाए। ठीक है, तो ये तमाम प्रकार की चीजें शीत युद्ध से रिलेटेड थी। एक संक्षेपण मैंने कर दिया। कौन सा कथन शीत युद्ध की प्रकृति को शीत युद्ध दूसरे महायुद्ध के पश्चात देखा गया? बिल्कुल सही, 1945 से और 1991 तक इसका प्रसार हुआ। दूसरा, शीत युद्ध में तनाव शिथिलता का युग 1980 से 1990 तक नहीं, तनाव शिथिलता जो है वो 1963 से लेकर और 1979 तक दिखाई दी। ये जो दौर था ये नव शीत युद्ध का दौर है। ठीक है, ये नव शीत युद्ध का दौर है, ध्यान रखना है हमको। क्यूबा मिसाइल संकट नव शीत युद्ध की महत्वपूर्ण घटना थी? नहीं, ये परंपरागत शीत युद्ध की महत्वपूर्ण घटना थी। 1961-62 में ये चीज सामने आती है। शीत युद्ध के दौरान आइजनहावर सिद्धांत मध्य पूर्व के संदर्भ में अमेरिका ने प्रस्तुत किया, बिल्कुल 1957 में। अभी आगे भी क्वेश्चन आएगा, फिर मैं इसकी बात करूंगा। तो फर्स्ट और 4 जो है वो इसमें सही है, 1 और 4, तो 20 में राइट आंसर हो जाएगा। मैंने बुक्स भी सामने रख ली हैं, यदि जरूरत पड़ी तो बुक्स को भी देखेंगे, और आंसर शीट भी मैंने और एप्लीकेशन भी ओपन कर रखी है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, कथन शीत युद्ध को निलंबित मृत्युदंड के वातावरण की संज्ञा दी गई। नेहरू ने कहा था निलंबित मृत्युदंड का वातावरण, यानी मृत्युदंड तो तय है शीत युद्ध में, लेकिन कब मिलेगा पता नहीं है। शीत युद्ध में महाशक्तियों के द्वारा सीमा पर सैनिक संघर्ष को महत्व दिया गया? नहीं, तो कथन सही परंतु कारण गलत है, क्योंकि सीमा पर सैनिक संघर्ष इसमें नहीं होता था, केवल एक दूसरे का मनोवैज्ञानिक विरोध होता था। निम्न में से किसके द्वारा शीत युद्ध को नैतिक दृष्टि से परिभाषित करते हुए धर्म युद्ध के समान बताया गया? ये जॉन फॉस्टर डलेस की परिभाषा थी। उन्होंने कहा कि ये अच्छाई के लिए बुराई के विरुद्ध है, पुण्य के लिए पाप के विरुद्ध है, सत्य के लिए झूठ के विरुद्ध है। तो एक नैतिक परिमाण उसको उन्होंने प्रदान किया। जॉन फॉस्टर डलेस जो अमेरिकी विदेश सचिव थे और जिस समय शीत युद्ध प्रारंभ हुआ है ट्रूमैन के साथ, उस समय इनकी बड़ी भूमिका देखी गई है। आइजनहावर अमेरिका के राष्ट्रपति रहे, स्टालिन सोवियत नेता थे, ख्रुश्चेव सोवियत नेता थे। ठीक है, तो जॉन फॉस्टर डलेस का है इसमें नाम। 4 नंबर क्वेश्चन है, कथन शीत युद्ध दो महाशक्तियों के मध्य का वैचारिक संघर्ष है? बिल्कुल, मैं उसी की बात कर रहा हूं। कारण शीत युद्ध में एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के द्वारा तीसरे गुट का निर्माण किया गया। तो तीसरा गुट नहीं है ये, क्योंकि निर्गुटता दिखाई दी, तो वही कथन सही परंतु कारण गलत है। तो सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4 में। उसका 5th नंबर क्वेश्चन है, शीत युद्ध को मनोवैज्ञानिक युद्ध कहा जाता है क्योंकि परमाणु अस्त्रों की सहायता से लड़ा जाता है? नहीं, परमाणु अस्त्रों का निर्माण करते हैं, उनसे लड़ते नहीं है, सैनिक गुटों के आधार पर हो सकता है, केवल महाशक्तियों के मध्य होता है। उस समय तो शीत युद्ध महाशक्तियों के मध्य हुआ। यह छद्म रूप में एक दूसरे का
बुरा करने की प्रवृत्ति से युक्त है। ठीक है, मतलब आप हो सकता है कि अपने विरोधी से गले भी मिल रहे हो, उसके साथ भोज भी कर रहे हो, उसके साथ बातचीत भी कर रहे हो, लेकिन मनी मन उसका विरोध करने की प्रवृत्ति आप में भी हो और उसमें भी आपका विरोध करने की प्रवृत्ति हो। तो इसलिए शीत युद्ध को मनोवैज्ञानिक युद्ध, स्नायु युद्ध भी कहते हैं ना, याद रखिएगा। स्नायु युद्ध भी शीत युद्ध को कहा जाता है, वॉर ऑफ नर्व्स भी इसको कहा जाता है, तंत्रिकाओं में लड़ा जाने वाला युद्ध है। उसका 6 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। 5 में डी था, शीत युद्ध के लिए किसके द्वारा निलंबित मृत्युदंड के वातावरण शब्द का उपयोग किया गया? तो ये नेहरू ने उपयोग किया था। 6 में बी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है, कई बार आता रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन है, शीत युद्ध के कारणों में दूसरे मोर्चे का प्रश्न महत्वपूर्ण माना जाता है, निम्न में से इसका संबंध किससे है? दूसरा मोर्चा, इसमें देखिए बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट था। दूसरे विश्व युद्ध में रूस द्वारा जर्मनी के विरुद्ध मित्र राष्ट्रों से आक्रामक कार्रवाई करने का निवेदन था। मेरी बात समझिएगा, सोवियत संघ जो है 1917 में बोल्शेविक रिवॉल्यूशन हो गई वहाँ रशिया में, लेनिन के नेतृत्व में। फिर स्टालिन आ गए, 1924 से यूएसएसआर का निर्माण होना प्रारंभ हो गया। चूंकि आइडियोलॉजी बहुत अलग थी, मार्क्सवाद पे आइडियोलॉजी थी, इसलिए जो पश्चिम के पूंजीवादी राष्ट्र थे, चाहे ब्रिटेन था, चाहे फ्रांस था, चाहे अमेरिका था, ये सोवियत संघ को पसंद नहीं करते थे। इसी समय जर्मनी का उभार हो रहा था नाजीवाद के रूप में। तो एक तरफ जर्मनी का नाजी खतरा था, दूसरी तरफ सोवियत संघ की साम्यवादी खतरा था। तो सोवियत संघ को पश्चिमी शक्तियां ज्यादा संदेह की दृष्टि से देखती थी, क्योंकि इसकी आइडियोलॉजिकल ग्राउंड पूंजीवाद और पश्चिमी शक्तियों के विरोध में था। और फिर दूसरी बात यह थी कि सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू होने से पहले स्टालिन जो कि रशिया के थे, सोवियत संघ के थे, और हिटलर जो कि जर्मनी के थे, इनके बीच एक नॉन एग्रेशन पैक्ट, अनाक्रमण संधि हो गई। और अनाक्रमण संधि का मतलब था कि दोनों एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे। और 1939 में पोलैंड पर इसने हमला कर दिया जर्मनी ने, सोवियत संघ उस समय तटस्थ बना रहा और दूसरा विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। लेकिन अब जो है 1941 में जर्मनी सोवियत संघ पे हमला कर देता है और सोवियत संघ उस समय जर्मनी को परास्त करने बढ़ रहा है आगे। लेकिन साथ ही वो मित्र राष्ट्रों से, यानी कि ब्रिटेन से, फ्रांस से, अमेरिका से, ये निवेदन करता है कि जर्मनी की जो सेनाएं हैं, सोवियत संघ की सीमाओं पर दबाव उसका पड़ रहा है, तो जर्मनी के विरुद्ध यूरोप में दूसरी तरफ से मोर्चा खोल दिया जाए, यानी एक सेकंड वेव उसका खोल दिया जाए, ताकि वो वहां लड़ने में व्यस्त होगा और रूसी सीमाओं पर उसका दबाव कम हो जाए। लेकिन ये जो निवेदन था सोवियत संघ का, बार बार मित्र शक्तियां टाल रही थी। तो शीत युद्ध जब अब समाप्त हुआ और जर्मनी को सोवियत संघ ने हरा दिया, तब सोवियत संघ ने इसका जब एनालिसिस किया तो उसे महसूस हुआ कि कहीं ना कहीं पश्चिमी शक्तियां और मित्र राष्ट्र चाहते थे कि जर्मनी और सोवियत संघ के युद्ध में जर्मनी सोवियत संघ को समाप्त कर दे, क्योंकि सोवियत संघ पश्चिमी राष्ट्रों के लिए, पूंजीवादी राष्ट्रों के लिए एक बहुत बड़ा कांटा था। जर्मनी से हम बाद में निपट लेंगे, ये पश्चिमी शक्तियां सोच रही थी। तो शीत युद्ध को बढ़ावा देने में इस एक घटनाक्रम ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 7 में सी नंबर।